अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फीडबैक मैकेनिज़्म, जिसको आज हमने देखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारे पास जो फीडबैक मैकेनिज़्म है उसको कैसे डिफ़ाइन किया जा सकता है, इसकी तारीफ़ क्या है, तो एक एक पॉइंट करके समझिएगा कि फ़ीडबैक मैकेनिज़्म इज़ अ सिस्टम। फीडबैक मैकेनिज़्म एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा निज़ाम है इन विच द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस, जिसके अंदर जो प्रोसेस है उसका जो प्रोडक्ट होगा वही प्रोडक्ट ही खुद क्या करता है, उस प्रोसेस को कंट्रोल करता है। मतलब क्या हुआ, फीडबैक मैकेनिज़्म ऐसा सिस्टम है जिसमें जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस का जो प्रोडक्ट होगा वही प्रोडक्ट उस प्रोसेस को खुद ब खुद क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो इस तरह के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, फीडबैक मैकेनिज़्म का नाम देते हैं। जहन में रखिएगा, इट कैन इधर रेड्यूस और इंक्रीज़ एक्टिविटी, कि जो आपके पास ये फीडबैक मैकेनिज़्म है वो या तो एक्टिविटी को या प्रोसेस को रिड्यूस करेगा। अगर रिड्यूस करेगा तब हम कहेंगे नेगेटिव फीडबैक है। इसी तरह या फिर इंक्रीज़ करेगा, एक्टिविटी को या प्रोसेस को बढ़ा देगा। अगर जब बढ़ाएगा तब हम बोलेंगे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म है। अब हम सबसे पहले पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म की बात करेंगे, उसके बाद नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म की बात करेंगे। तो एक एक पॉइंट करके आपने समझना है। तो यहाँ पर ये देखें जी, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म में क्या होता है कि इन पॉजिटिव फीडबैक के अंदर द एंड प्रोडक्ट, जो एंड प्रोडक्ट बनेगा प्रोसेस का, वो क्या कर देता है, स्पीड अप कर देता है, बढ़ा देता है अपनी प्रोडक्शन को, अपनी पैदावार को। तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म का नाम देते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें, दीज रेस्पॉन्सेज आर नॉट कॉमन इन हेल्दी इंडिविजुअल, कि जो हेल्दी इंडिविजुअल हैं उनके अंदर ये जो मैकेनिज़्म है वो ज़्यादातर कॉमन नहीं होते हैं। अब इसके बाद अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो इनके एग्जाम्पल में चाइल्ड बर्थ है, मतलब जब बच्चे की पैदाइश होती है तब पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म होता है। तो कैसे होता है उसकी हम वजाहत करेंगे। देखिएगा, जब बच्चा पैदा होने लगता है, जब बच्चे की बर्थ होने लगती है, तो सबसे पहले जो चीज़ होती है उसको हम कहते हैं अर्ली कंट्रैक्शंस। जहन में रखिएगा, यूटेरियन कंट्रैक्शंस पुशेस द बेबीज़ हेड अगेंस्ट द सर्विक्स। दरअसल जो यूट्रस है, यूट्रस की दीवारें जो हैं उनके अंदर कंट्रैक्शंस होती हैं, मतलब यूट्रस के अंदर ऐसे कंट्रैक्शन होंगी। जब कंट्रैक्शन होंगी तो हम यूटेरियन कंट्रैक्शन का नाम देंगे। जब वो कंट्रैक्शन होंगी तो बच्चे का हेड यहाँ पर थैले के अंदर मौजूद है, बच्चादानी के अंदर है, जिसको हम यूट्रस कह रहे हैं। जब पीछे से कंट्रैक्शन होगी तो बच्चे के हेड के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। जब प्रेशर पड़ेगा तब वो प्रेशर क्या करता है, बच्चे के हेड को, बेबी के हेड को धक्का देता है, पुश कर देता है किस चीज़ की तरफ, सर्विक्स की तरफ। अब जब सर्विक्स के ऊपर बच्चे का सर लगेगा पीछे से प्रेशर की वजह से, तब जो सर्विक्स है वो क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी, मतलब कि फैल जाएगी, ओपन हो जाएगी। अब आप देखिएगा, पीछे से जो प्रेशर हुआ उस प्रेशर की वजह से, या वो जो प्रेशर है वो सबब बनता है, काज बनता है, वजह बनता है किस चीज़ की, सर्विक्स की, टू डायलेट, कि वो क्या हो जाए, ओपन हो जाए। जब सर्विक्स ओपन हो जाती है तब नर्व इम्पल्स जो है वो पैदा होती है, और नर्व इम्पल्स सर्विक्स से मूवमेंट करती हुई, ट्रैवल करती हुई किस चीज़ के पास पहुंच जाती है, माँ के ब्रेन के पास। जब माँ के ब्रेन के पास नर्व इम्पल्स पहुंचती है, और उस नर्व इम्पल्स में या मैसेज में क्या चीज़ होती है कि माँ का जो दिमाग है उसके पास मैसेज आता है कि सर्विक्स जो है वो क्या हो गई है, डायलेट हो गई है। जब सर्विक्स डायलेट हो जाएगी तब ब्रेन के पास जब मैसेज जाएगा तब ब्रेन जो है वो क्या करेगा, रेस्पॉन्स शो करेगा। रेस्पॉन्स क्या होगा उस चीज़ को हम देखते हैं। इसी तरह जब ब्रेन के पास मैसेज आता है तो ब्रेन उसके खिलाफ रद्द अमल या रेस्पॉन्स शो करता है। तो ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन स्टिमुलेट कर देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड को कहेगा कि खारिज कर दो एक हार्मोन, जिस हार्मोन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का नाम देंगे। अब जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकल जाएगा तब ऑक्सीटोसिन हार्मोन ने अपना किरदार अदा करना है। अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन का अगर हम एक्शन देखें तो वो क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो स्ट्रेंथन्स, मतलब मज़ीद ताकतवर बना देता है, मज़ीद मजबूत बना देता है यूटेरियन कंट्रैक्शन को, कि यूट्रस की दीवार के अंदर जो कंट्रैक्शन हो रही थी, जो बच्चे को बाहर की तरफ धकेला जा रहा था, तो उन कंट्रैक्शंस के अंदर मज़ीद मतलब मजबूती लाएगा कौन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। जब मज़ीद मतलब कंट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाएंगी तब ये जो कंट्रैक्शन है वो पुशेस कर देती हैं, धकेल देती हैं बच्चे के सर को, हेड को, मज़ीद किस चीज़ की तरफ, सर्विक्स की तरफ। और इसी तरह सर्विक्स के बाद बच्चा वेजाइना में आ जाता है, बर्थ कैनाल में आ जाता है, और मज़ीद जो है वो पीछे से पुश किया जा रहा होता है और बच्चा बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह बच्चे की पैदाइश हो जाती है।
तो इसी तरह का हम देखें कि जब सर्विक्स के अंदर बच्चा आ जाएगा पीछे पुशिंग की वजह से, तब ये जो साइकिल है वो मज़ीद रिपीट होगा। जब साइकिल मज़ीद रिपीट होगा तब ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनता जाएगा। ऑक्सीटोसिन ज़्यादा से ज़्यादा बनता जाएगा तो कंट्रैक्शंस मज़ीद स्ट्रॉन्गर से स्ट्रॉन्गर होती जाएंगी। जब मज़ीद स्ट्रॉन्गर से स्ट्रॉन्गर होती जाएंगी तब बच्चा क्या हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है बच्चे की, बच्चा जो है बॉडी से बाहर जो है वो खारिज हो जाता है और बच्चे की बर्थ हो जाती है। इसी तरह जब बच्चे की बर्थ हो जाएगी तो उसके बाद जो फीडबैक साइकिल है वो फाइनली टर्मिनेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। कब ख़त्म होगा? बाय एक्सपल्शन ऑफ बेबीज़ एंड इट्स प्लेजेंटा, कि जब बच्चा माँ की बॉडी से बाहर निकल जाएगा और बच्चे के और माँ के दरमियान एक नाली होती है जिसको हम प्लेजेंटा कहते हैं, वो प्लेजेंटा टूट जाएगा, तब फीडबैक साइकिल स्टॉप हो जाता है। तो इस तरीके से जो है हम क्या बोलते हैं, ये पॉजिटिव फीडबैक है, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलना मतलब शुरू हुआ उतनी ज़्यादा पुशिंग हुई और बच्चे को बाहर खारिज कर दिया गया। अब इसको अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बुक में भी डायग्राम बनी हुई है। ये देखें, सबसे पहले जो हेड है बेबी का, बच्चे का, वो पुश करता है किस चीज़ के अगेंस्ट? सर्विक्स के अगेंस्ट। जब सर्विक्स के अगेंस्ट ये बच्चे का सर जो है वो मूवमेंट करता है तब नर्व इम्पल्स जनरेट होती है। नर्व इम्पल्स सर्विक्स से निकलती है और वो कहाँ तक चली जाती है? ब्रेन के पास। जब नर्व इम्पल्स ब्रेन के पास पहुँचेगी तब ब्रेन स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कर देता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन को खारिज कर देता है। जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है तब ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से ब्लड स्ट्रीम मतलब खून की मदद से यूट्रस की दीवारों तक पहुँच जाता है, और वो यूट्रस के अंदर जाकर ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? यूटेरियन कंट्रैक्शन, जो कंट्रैक्शन हो रही है उनको मज़ीद ताकतवर बना देता है और इस तरह बच्चे को जो है वो बॉडी से बाहर खारिज कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का नाम देते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें, हमारे पास नेक्स्ट है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है, एक एक पॉइंट करके देखेंगे कि इट इज़ अ मैकेनिज्म, ये एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें जो प्रोसेस का एंड प्रोडक्ट होगा वही एंड प्रोडक्ट उस प्रोसेस को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है या उसकी अपनी प्रोडक्शन को कम कर देता है। फिर से सुने कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म ऐसा तरीकाकार है जिसमें जो एंड प्रोडक्ट है वो अपनी पैदावार को, अपनी प्रोडक्शन को कम कर देता है या बिल्कुल रोक देता है। और ये किया क्यों जाता है, नेगेटिव फीडबैक क्यों होता है, जहन में रखेंगे। इट इज़ फॉर ब्रिंगिंग द सिस्टम बैक टू नॉर्मल एंड मेंटेनिंग बॉडी या मेंटेनिंग बैलेंस, क्योंकि एक चीज़ अगर बन रही थी, अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा बन गई तो उसको नॉर्मल कंडीशन में लाना है, उसको बैलेंस करना है, जिसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं, मतलब कंडीशन को मेंटेन करना है। तो इसलिए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म जो है वो परफॉर्म किया जाता है। अब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म में अगर हम एग्जांपल देखें तो बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। तो देखें, इसमें एग्जांपल है ब्लड ग्लूकोज। जहन में रखिएगा, ये निशान शो कर रहा है ब्लड ग्लूकोज अगर खून के अंदर ज़्यादा हो जाए तो आप देखेंगे इफ़ ब्लड ग्लूकोज बिकम टू मच हाई, कि अगर खून के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाए ज़रूरत से, तब आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जिनको हम क्या कहते हैं, पैंक्रियाज कहते हैं, तो इन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के पास बीटा सेल्स होते हैं, वो बीटा सेल्स रेस्पॉन्स शो करते हैं। रेस्पॉन्स शो कैसे करेंगे कि वो इंसुलिन हार्मोन खारिज कर देंगे। जब इंसुलिन हार्मोन निकलेगा तब वो इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, कम कर देता है। तो कम कैसे करेगा, इसके तरीकाकार हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि बाय मेकिंग सेल मेम्ब्रेन मोर परमिएबल ऑफ ग्लूकोज, कि आपके पास जो सेल की मेम्ब्रेन है, दीवार है, उसके अंदर मतलब जो प्रोटीन्स होती हैं उनको एक्टिव कर देता है और सेल की मेम्ब्रेन को परमिएबल बना देता है, जिसकी वजह से ब्लड से ग्लूकोज जो होगा वो सेल के अंदर चला जाएगा, बॉडी के सेल के अंदर चला जाएगा, तो खून के अंदर या ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। अब इसी तरह इट एक्टिवेट्स द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स इन मेम्ब्रेन, के ये जो इंसुलिन है वो मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स हैं उनको एक्टिवेट कर देता है। जब एक्टिवेट करता है तो वो जो मेम्ब्रेन्स हैं वो ग्लूकोज को इजाज़त देती हैं कि वो खून से बॉडी के सेल्स के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जब बॉडी के सेल्स के अंदर दाखिल हो जाते हैं तब खून से, क्योंकि ग्लूकोज निकला बॉडी के सेल के अंदर चला गया, इसलिए खून के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। इसी तरह इंसुलिन जो है वो इनसाइड द सेल, सेल के अंदर इंजाइम को मतलब एक्टिवेट्स कर देते हैं। जब एक्टिवेट करते हैं तब उनमें से कुछ इंजाइम जो है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की सूरत में जो है वो चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल जो है वो कम रहता है, ज़्यादा नहीं होता। इस तरीके से जो है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ग्लूकोज के लेवल को ज़्यादा होने से क्या होता है, बचाता है। इसी तरह अगर दूसरी कंडीशन देखी जाए, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर ब्लड ग्लूकोज या खून के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़रूरत से कम हो जाए तब क्या होगा। इफ़ ब्लड ग्लूकोज बिकम टू लो, अगर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए तब
आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के पास जो अल्फा सेल्स होते हैं वो ग्लूकागॉन खारिज करते हैं, और ये जो ग्लूकागॉन हार्मोन है वो क्या करता है कि सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर जो सरफेस मेम्ब्रेन है उसके ऊपर रिसेप्टर साइट्स होती हैं, उनके साथ ये हार्मोन जाकर फिट हो जाता है। जब वो जाकर वहाँ पर फिट होगा तब वो सेल के अंदर इंजाइम को एक्टिवेट करेगा। वो इंजाइम क्या करेंगे, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ देंगे, क्योंकि ग्लाइकोजन बना हुआ था अब उससे ग्लूकोज बन गया। जब ग्लूकोज बन जाएगा सेल के अंदर, फिर इस ग्लूकोज को सेल से बाहर भेजा जाएगा ब्लड में, और ब्लड के अंदर जब ग्लूकोज जाएगा, क्योंकि लेवल कम हो चुका था इसलिए इसका लेवल अब क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए जो नेगेटिव फीडबैक है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, मेंटेन करता है।